Namaskar, welcome back to the channel, and today we'll be talking about acute intermittent porphyria from this book in the chapter Biochemical Aspects of Porphyrin Disorders. And a small disclaimer in short, the information contained in this chapter is according to the research conducted till 1940s or 45s, and since this book was published around then only. So let's continue. So basically इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये इनको ऐसा लगता था कि अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया एक बहुत ही अलग पिक्चर के साथ आता है। उसमें कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होती जो कि हमने कंजेनिटल पोर्फायरिया में देखा था, या कोई ऐसे अक्यूमुलेशन ऑफ पोर्फायरिन्स इन टिश्यूज ऑफ द बॉडी, या कोई बोन मैरो में ऐसा अक्यूमुलेशन नहीं होती, या कोई ऐसा पेरिफेरल ब्लड पोर्फायरिन्स जो है नॉर्मल लिमिट्स में रहते हैं, कोई अक्यूमुलेशन नहीं होती। उसके पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। पेशेंट को ज़्यादातर सिवियर एब्डोमिनल कोलिक होता है और साथ साथ वॉमिटिंग, इंटेंस कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन, और हो सकता है कि नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाए जिसकी वजह से सिवियर मोटर पैरालिसिस हो जाए। यूरिन में हालांकि लार्ज अमाउंट्स ऑफ पोर्फोबिलिनोजन मिलता है और इसको डिटेक्ट कर लेते हैं हम एहरलिच रिएजेंट से, जिसकी वजह से यूरिन का कलर रेड हो जाता है अगर उसमें पोर्फोबिलिनोजन प्रेजेंट है तो। और यूरिन को स्टैंड करने पे ही रिएजेंट डालने पे रैपिडली डार्क हो जाता है वो विद द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपोर्फायरिन्स एंड अदर पिगमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम पोर्फोबिलिनोजन। इन्हीं चीज़ों को रिगार्डिंग एक समय पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी वार्डेनस्ट्रॉम्स के डेमोन्स्ट्रेशन को, और उन्होंने कहा था कि यूरोपोर्फायरिन जो इसमें होता है अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया के केसेस में और जो एक्सक्रीट किया जाता है वो एक्चुअली थर्ड सीरीज का आइसोमर है ज़्यादातर, अगर प्रीडोमिनेटली, अगर पूरा इंटायरली भी नहीं है। लेकिन वहीं पे वॉटसन का असर्शन था कि खाली यूरोपोर्फायरिन फर्स्ट विद हेप्टा कार्बोक्सिलिक पोर्फायरिन होता है। लेकिन जब ये रियलाइज हुआ कि एक्सेसिव पोर्फोबिलिनोजन एक्सक्रीशन होता है अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में, और इसी का एक्सक्रीशन एक्चुअली एसेंशियल बायोकेमिकल एब्नॉर्मेलिटी है, और पोर्फायरिन खाली एक केमिकल आर्टिफैक्ट है, तो ऐसे डिबेट्स यानी वार्डेनस्टॉर्म्स और वॉटसन के असर्शंस के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन वाले डिबेट्स थे उन्होंने अपना एसेंस धीरे धीरे खो दिया। सो पोर्फोबिलिनोजन जो आइसोलेट किया गया था वो वेस्टॉल के द्वारा किया गया था 1952 में, और कुक्सन एंड सी रेमिंगटन ने उसका स्ट्रक्चर जो है एल्यूसिडेट किया था, उसको और क्लियर किया था। और बाद में फाल्क, ट्रेसेल एंड रेमिंगटन ने ये दिखाया कि पोर्फोबिलिनोजन जो है यूटिलाइज किया जाता है रेड सेल हीमोलाइसेट्स के द्वारा पोर्फायरिन फॉर्मेशन के लिए। अब ये फर्मली एस्टैब्लिश हो गया इस तरीके से कि ये एक नॉर्मल इंटरमीडिएट है इन हीम बायोसिंथेसिस। बहुत सारे ऑर्गन्स जो है बॉडी के पोर्फोबिलिनोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो है क्वांटिटी या जिस क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है वो क्वांटिटी ऐसे ऑर्गन्स में मिलती है जैसे कि लिवर हो गए या किडनीज हो गए, उन पेशेंट्स के या उन सब्जेक्ट्स के जो अक्यूट पोर्फायरिया से सफ़र कर रहे हैं। और इसी रीजन से वॉटसन ने अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया को एज हेपेटिक पोर्फायरिया क्लासिफाई किया। और इसकी डिस्टर्बेंस में अब जो ऑथर है उनको ये पता चल गया कि पोर्फायरिन मेटाबॉलिज्म पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में, लेकिन पोर्फायरिन प्रीकर्सर्स जो है इन बायोसिंथेटिक चेन में उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अक्यूट पोर्फायरिया के केसेस में या अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया के केसेस में जो है क्यों लिवर में पोर्फोबिलिनोजन एक्यूमुलेट हो रहा है इसके अंदाजे लगाए जाने लगे। उन्होंने सोचा कि हो सकता है लिवर के आगे फर्दर यूटिलाइजेशन में कोई ब्लॉक आ गया हो, किसी वजह से आगे ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता हो। या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हेपेटिक सेल्स जो है अमाउंट में ये प्रोडक्शन कर रही हो या फिर पोर्फोबिलिनोजन का, उन्होंने फर्दर पॉसिबिलिटी ये भी देखी कि हो सकता है पोर्फोबिलिनोजन किसी और ऑर्गन में अराइज होता हो लेकिन लिवर में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता हो, वहां आके डिपॉजिट हो जाता हो।
अब इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए कि मोड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ पॉर्फोबिलिनोजन एंड क्या है और उसके कॉन्सेंट्रेशन का रीज़न क्या है, इन्हीं चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंट्स होने लगे गोल्डबर्ग द्वारा सी रेमिंगटन के डिपार्टमेंट में। और बहुत सारे आंसर्स जो है कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन के दिए गए। गोल्डबर्ग द्वारा पहले एक्सपेरिमेंट्स जो है रैट्स पे किए गए। तो जब रैट्स पे किए गए पहले एक्सपेरिमेंट्स में पॉर्फोबिलिनोजन जो है इंजेक्ट किया गया इंट्रावीनियसली यानी वेन्स के द्वारा या सबक्यूटेनियसली यानी स्किन के नीचे दिया गया, और वो सारा रैपिडली ऐसा माना गया कि वो रैपिडली एलिमिनेट हो रहा है यूरिन में। और रिकवरी कुछ केसेस में 50% होती थी ऑफ द डोज, या कुछ केसेस में बिल्कुल भी नहीं होती थी, या कुछ केसेस में ट्रेसेस में मिलता था फीसेस में। हालांकि लिवर में कोई ट्रेसेबल अमाउंट ऑफ पॉर्फोबिलिनोजन नहीं मिला एंड पॉर्फायरिन फॉर्मेशन भी बहुत ही थोड़ा था, और इससे ये कंक्लूड किया कि बहुत ज़्यादा रैपिड एलिमिनेशन हो रहा है पॉर्फोबिलिनोजन का। तो इन ऑर्डर टू मिमिक द कंडीशन ऑफ अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया आप दूसरी तरीके से आ गए। तो एक रैट ए लिया उन्होंने, और रैट ए को जो है पॉर्फोबिलिनोजन के इंजेक्शंस दिए सबक्यूटेनियस ऑफ 1 mg एवरी 30 मिनट्स फॉर 20 आवर्स। ब्लड और यूरिन की स्टडीज की गई थ्रू आउट दिस टाइम, और प्लाज्मा लेवल ऑफ 31 ± 7.4 माइक्रोग्राम पर ml मिला इसकी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो डेथ पे लिवर थी उसमें देखा गया कि कोई भी पॉर्फोबिलिनोजन प्रेजेंट नहीं है। मीन प्लाज्मा एंड यूरिनरी लेवल से ये तो क्लियर था कि रीनल क्लियरेंस जो है सेम हो रहा था, जो कि रीनल क्लियरेंस इंसुलिन का होता है रैट में, डिनोटिंग ग्लोमेरुलर एक्सक्रीशन विद लिटिल और नो रीअब्जॉर्प्शन। मतलब इसका कोई पॉर्फोबिलिनोजन का कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था। जैसे इंसुलिन का क्लियरेंस होता है रैट की किडनीज द्वारा, वैसे ही पॉर्फोबिलिनोजन का हो रहा था। अब एक और रैट लिया गया, उस रैट को लेबल किया गया रैट बी, और उसमें एक स्टेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल पोर्फायरिया इंड्यूस की गई बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड अलाइल आइसोप्रोपाइल एसिटामाइड। जब पॉर्फोबिलिनोजन यूरिया डेवलप हो गया, रैट अपने आप मर गया, द रैट वाज किल्ड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉर्फोबिलिनोजन इन ब्लड में अगर एस्टिमेट करने की सोची गई तो इट वाज फाउंड टू बी टू लो टू बी मेजर्ड। और लिवर में लेकिन पॉर्फोबिलिनोजन की कॉन्सेंट्रेशन देखी गई तो वो बहुत हाई थी। इससे ये क्लियर हुआ कि एक्सपेरिमेंटल पोर्फायरिया और मोस्ट प्रोबेबली अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में जो लोकस ऑफ डिसऑर्डर्ड पायरोल मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्चुअली लिवर होता है। लिवर में ये गड़बड़ी के कारण अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया डेवलप होता है। गोल्डबर्ग लेटर जो है कैलकुलेट कर पाए थे रीनल क्लियरेंस ऑफ पॉर्फोबिलिनोजन प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन मैन। और कैसे कर पाए थे कि उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स में ये देखा था, कुछ डिटर्मिनेशंस देखे थे। एक केस था लेटेंट पोर्फायरिया एक्सक्रीटिंग अ गुड लेवल ऑफ यूरिनरी पॉर्फोबिलिनोजन। 2 अक्यूट इंटरमिटेंट केसेस थे जो कि रिलैप्स में थे, और एक केस था रेमिशन में था। चारों सब्जेक्ट्स के रिजल्ट ये इंडिकेट करते थे कि जैसे रैट्स में इंजेक्शन ऑफ पॉर्फोबिलिनोजन देकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विदाउट ट्यूबुलर अब्जॉर्प्शन होता है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में होता है अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया के केसेस में। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अभी इसके आगे और भी एक्सप्लेनेशन बची है विच विल कंटिन्यू in the next video. Thank you so much for watching this video. Please like the video, subscribe to the channel and share the video. Thank you so much.